हेलो फ्रेंड्स, सलाम आदाब नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों के लिए वीवीए एजुकेशन आ चुका है और जो भी बच्चे क्लास 10th या 12th में पढ़ाई कर रहे हैं, 2025 में फाइनल एग्जाम देना चाहते हैं और वो बिहार बोर्ड से है, तो इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज से यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न सब करा रहे हैं। जो भी एग्जाम में आने वाले हैं उन सभी का एकदम मैराथन क्लास होने जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगर वीडियो का क्वालिटी थोड़ा कम दिखाई दे तो 360 क्वालिटी कर लीजिएगा, रोटेट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो क्लास 10th में सामाजिक विज्ञान का सामाजिक विज्ञान में मैंने आप लोगों को 4 पुस्तक का क्वेश्चन दिया था और जो भी क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट वो सब छाड़ दिए थे, और जो 1-2 क्वेश्चन बच गया था वो सबको आज के इस वीडियो में क्वेश्चन और आंसर दोनों एक साथ करने वाले हैं। तो जितने भी मैंने क्वेश्चन आप लोग को लिखाए हैं वो सभी क्वेश्चन का आंसर भी आज लिखते चलिएगा, और यही इसे अच्छा से तैयारी कर लीजिए। हर सब्जेक्ट में जैसे करा रहे हैं वैसे वैसे आप लोग करते रहिए, लिखते रहिए, याद कीजिए, और एग्जाम में आप लोग को देखने को मिलेगा, वहां पे लिख दीजिएगा और अच्छे नंबरों से पास हो जाइएगा। तो देखिए, अब समय बहुत कम बचा है। आप लोग जितना ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं, इधर उधर खेलना उलना ये सब क्या कर दीजिए, बिल्कुल कम कर दीजिए, और ज्यादा फोकस जो है अपने पढ़ाई पे दीजिए, ज्यादा टाइम अपने पढ़ाई लिखाई पे दीजिए। घूमने के लिए तो पूरा जिंदगी बचा है। तो आइए हम लोग करते हैं। पहला प्रश्न है, 1830 की जुलाई क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा। 1830 की जुलाई क्रांति का फ्रांस पर, कहाँ बोला है, फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं फ्रांस के बारे में, फ्रांस में अनेकों बार क्रांति हुआ था। वहां का जो राजा सब था वो निरंकुश था। जैसे 1789 की क्रांति, तो राजा लोग क्या करते थे, बनने को तो राजा बन जाते थे लेकिन जनता का समर्थन नहीं करते थे, जनता की बातों को मानते नहीं थे, जनता को भूख में तरपा दिया करते थे। तो ऐसे ऐसे निरंकुश राजा सब थे जो बिल्कुल अपने तो गद्दी पर शीश महल में बैठा करते थे, लेकिन जनता से टैक्स वसूलते थे और जनता को पूरी तरीके से बर्बाद करके रखे थे। न उसके रोजगार के बारे में कोई काम करते थे, न उनके शिक्षा के बारे में, न उनके स्वास्थ्य पर कोई ध्यान दिया जाता था। तो इस तरीके से वहां पे क्या हुआ था फ्रांस में कि जनता लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे, और गुस्सा होने के बाद तो जानते हैं कि जनता जहां का भी नाराज होगा तो सीधा आंदोलन तो करेंगे ही। तो प्रश्न है हमारा, 1830 की जुलाई क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा था। आइए देखते हैं। 1830 के जुलाई क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में निरंकुश राजशाही का स्थान संवैधानिक गणतंत्र ने ले लिया। अब देखिए, 1830 के पहले, 1830 से पहले वहां पे जो राजा सब थे वो कैसे थे, निरंकुश थे, जनता का बात बिल्कुल भी नहीं मानते थे। जनता को किस तरीके से रखते थे, तो तरपा तरपा के रखते थे। तो वहां पे जनता ने सोचा कि अब क्या करना होगा, तो यहाँ पे क्रांति, जनता अपने अधिकार के मांग के लिए जनता ने क्या किया, क्रांति किया। अब वो कब का पूछ रहा है, तो 1830 का पूछ रहा है, ठीक है। तो जब ये क्रांति किए किसके खिलाफ, तो निरंकुश राजशाही, राजा लोग अपना राजशाही चलाया करते थे, अपनी बातों को ही मानते थे। जैसे कि लुई 14वां क्या बोले थे, मैं ही राज हूं, मेरा शब्द ही कानून है। मैं राज्य हूं यानी मैं देश हूं, और मेरे मुंह से जो भी शब्द निकलेगा वही कानून होगा, वही पूरे जनता को मानना पड़ेगा। तो इस तरीके से कितना ज्यादा निरंकुशवादी राजा सब थे। तो आइए चर्चा करते हैं। देखिए,
तो 1830 की जुलाई क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में निरंकुश राजशाही का स्थान संवैधानिक गणतंत्र ने ले लिया। अब 1830 की क्रांति जब हो गई वहां पे तो बदलाव आया। अब बदलाव क्या आया कि जनता लोग अपने हाथ में लिया। यहाँ पे संवैधानिक, अब ऐसा नहीं है कि देश जो चलेगा वो राजा के बातों पर चलेगा, जो राजा बोल दिया वही चलेगा, वैसा चलने वाला अब नहीं है। तो संवैधानिक गणतंत्र बदला, संवैधानिक जो है रूल कायदे कानून से अब देश चलने लगा। इस क्रांति ने फ्रांसीसी के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया तथा फ्रांस में उदारवादी यानी जो नॉर्मल लोग थे और मध्यम वर्ग का उदय हुआ। जो मिडिल क्लास को दबा के रखे थे राजा सब, वो 1830 की जुलाई क्रांति के बाद क्या हुआ कि जो गरीब लोग थे, मजदूर लोग थे, उन सब का जो है वर्चस्व थोड़ा ऊपर की ओर बढ़ा, क्योंकि राजा को इतना ज्यादा तंग किया गया इस क्रांति के थ्रू कि राजा को छोड़ के इंग्लैंड भी भागना पड़ा था। चलिए, तो ये क्वेश्चन को आप लोग लिखते चलिएगा, साथ में इसको याद भी कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन सबका लिस्ट हम बनाए हुए हैं। आप लोग को हर एक क्वेश्चन कराएंगे, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, सोशल साइंस हो, जो भी हो, सभी का आप लोग को हम क्वेश्चन करा रहे हैं। इस सबको बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये कब के लिए है तो 2025 यानी फरवरी में मैट्रिक का एग्जाम है 2025 में, उसके लिए ये स्पेशल है। ठीक है, चलिए प्रश्न 2 है हमारा कि जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी। तो जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी, जर्मनी के एकीकरण के बारे में आप लोग को यहाँ पे लिखना है। तो जर्मनी जो 300 राज्यों में विखंडित था, कितना 300, कोई 10-20 नहीं, 300 अलग अलग राज्यों में टुकड़े में क्या था, विभाजित था। अब वहां पे पूरे जर्मनी को जितने भी राज्य थे सबको एक करना था। तो एक करने के लिए कोई आम बात नहीं है, वहां पे चाहिए कैसे, एक ऐसे शक्तिशाली आदमी चाहिए जो कि 300 राज्यों को मिला के एक कर दे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जर्मनी के एकीकरण का जनक बिस्मार्क को कहते हैं, याद रखिएगा। जर्मनी के एकीकरण करने वाले कौन थे, बिस्मार्क थे। बिस्मार्क को जर्मनी का एकीकरण का जनक कहा जाता है। दूसरा याद रखिएगा कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। तो जर्मनी का 1871 में, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, 1871 में हुआ था। इटली का आप लोगों से पूछे कि इटली का एकीकरण कब हुआ था, तो इटली का एकीकरण 1870 में हुआ था और जर्मनी का 1871 में। सॉरी, चलिए नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा। जर्मनी के एकीकरण का जनक बिस्मार्क को कहते हैं। जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, पर्सा का राजा विलियम प्रथम, इसे याद रखिएगा। पर्सा का राजा कौन था उस समय, विलियम प्रथम ने। वो प्रधानमंत्री किसको बनाया, बिस्मार्क को बना दिया कि बिस्मार्क तुम जो हो वो पर्सा का क्या बनोगे, प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री बनने के बाद ये जो अलग अलग जर्मनी के टुकड़े हैं, ये सब टुकड़े को क्या करना होगा, एक करना होगा। तो इसलिए पर्सा का राजा विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को क्या बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। बिस्मार्क जो है प्रधानमंत्री बनने के बाद एकीकरण का ठेकेदारी ले लिया कि हाँ हम ही एकीकरण करेंगे। ठीक है, तो बिस्मार्क ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। लौह एवं रक्त की नीति क्या है, लौह एवं रक्त की नीति, तो बोला कि हम पहले प्यार से मनवाएंगे। पहले कैसे मनवाएंगे, पहले प्यार से मनवाएंगे कि जो भी राज्य सब है उसको बोलेंगे कि आ जाओ सब मिलके एक हो जाओ, अलग अलग जो राजा रजवाड़ा सब है वो सब एक हो जाओ। अगर जब तुम बात से अगर मान गए तो अच्छा है, और नहीं बात से मानोगे तो हमें जानते हो कैसे खूंखार आदमी है हम, कि लौह एवं रक्त की नीति अपनाएंगे और
बात से नहीं मानेंगे तो वहां पे हम लोग तुम लोग को क्या करेंगे, लतियाएंगे, काट खोट के, खून गिराना पड़े, खून लेना पड़े, खून निकालना पड़े तो हम निकालने के लिए तैयार है। ठीक है, तो इसको लौ एवं रक्त की नीति कहते हैं। चलिए, बिस्मार्क ने, अच्छा, तो ये एकीकरण करना कोई आम बात नहीं है और आम आदमी के बस की बात नहीं है। चलिए, तो बिस्मार्क ने 3 प्रमुख युद्ध लड़े थे। जर्मनी का एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क ने 3 प्रमुख युद्ध लड़े थे। इस युद्ध को ऑब्जेक्टिव में भी याद रखेगा, सब्जेक्टिव में भी याद रखेगा। बिस्मार्क ने परसा बिस्मार्क ने, अच्छा, बिस्मार्क जो है वो कहाँ का था, वो परसा का। परसा का राजा विलियम प्रथम था, वही प्रधानमंत्री किसको बनाया था, बिस्मार्क को। तो बिस्मार्क को पहला युद्ध लड़ना पड़ा था डेनमार्क से। डेट याद रखेगा 1864 में। तो बिस्मार्क ने डेनमार्क से युद्ध लड़ा था 1864 में। इसमें विजय कौन हुआ था, तो बिस्मार्क हुआ था, यानी परसा जीता था। ठीक है, दूसरा युद्ध ऑस्ट्रिया से लड़ा था 1866 में, और इस युद्ध में भी कौन जीता था, तो बिस्मार्क ही जीता था। और ऑस्ट्रिया से जो युद्ध हुआ था बिस्मार्क का, इस युद्ध को एक नाम दिया गया है सेडोवा का युद्ध। किसका युद्ध, सेडोवा का युद्ध, इसे याद रखिएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखिए कि फ्रांस से 1870 में सीडान का युद्ध हुआ था। तो बिस्मार्क ने फिर तीसरा युद्ध किससे लड़ा था, तो फ्रांस से, और इस युद्ध का नाम क्या दिया था, सीडान का युद्ध। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। अब परसा को हटाकर पूरे जर्मनी का राजा वो विलियम प्रथम बना। अब जो विलियम प्रथम जो है वो सिर्फ परसा का ही राजा नहीं रहेगा, बल्कि अब एकीकरण हो चुका है तो पूरे जर्मनी का राजा कौन रहेगा, पूरे जर्मनी का राजा कौन होगा, तो विलियम प्रथम होगा। आइए तो देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कॉपी में अच्छे तरीके से लिख लीजिए ताकि आप लोग को एग्जाम के समय एक बार रिवाइज करने में दिक्कत नहीं हो। अच्छे तरीके से पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा समय अपना जो है एग्जाम के प्रिपरेशन में दीजिए, एग्जाम की तैयारी में दीजिए। अब समय बहुत कम बचा है। तो अभी ये हम यहाँ पे, आज मेरा ये फर्स्ट वीडियो है, तो आज इस वीडियो में सोशल साइंस वाला फर्स्ट वीडियो है आंसर के साथ। तो पहला आज हम 2 प्रमुख क्वेश्चन करा दिए हैं, और भी आप लोग को सभी क्वेश्चन यहाँ पे चैप्टर वाइज कराते जाएंगे। और पीछे का जो 4 वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो उसमें सिर्फ क्वेश्चन बताए थे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उन सबको देख लीजिए और इस सबको साथ साथ याद करते चलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।